चलिए नमस्कार। और अभी हम बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 मैथ साइंस के जीके का क्वेश्चन आपको सेट नंबर 15 का करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। भारत एवं नेपाल के बीच सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत एवं नेपाल के बीच सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत एवं नेपाल के बीच सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है। भारत एवं नेपाल के बीच सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है। महाभारत पर्वत श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है। महाभारत पर्वत श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के भाग है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मसूर श्रेणी उत्तराखंड में तथा महाभारत श्रेणी नेपाल में अवस्थित है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। सतोपंथ हिमानी से निकली, अलकनंदा और गंगोत्री हिमनद से निकली, भागीरथी देवप्रयाग से मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी अपनी 2 वितरिकाओं हुगली एवं भागीरथी में बट जाती है। भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां उसका नाम पद्दा हो जाता है। भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां उसका नाम पद्दा हो जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं हुगली एवं भागीरथी में बढ़ जाती है। पद्दा नदी मेघना नदी में मिल जाती है, अर्थात पद्दा मेघना की सहायक नदी है। पद्दा नदी जो है वह मेघना नदी में मिल जाती है, अर्थात जो पद्दा है मेघना नदी की सहायक नदी है। मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इस लंबाई में भागीरथी एवं हुगली की लंबाई भी शामिल है। यदि हुगली एवं भागीरथी को घटाकर बताया जाता है तो गंगा की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर दर्शाया जाता है। 2510 किलोमीटर गंगा की लंबाई। जब हुगली और भागीरथी की लंबाई को हटा दिया जाए तब ऐसे हुगली और भागीरथी की लंबाई को जब मिला करके बोला जाता है तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई। वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी सामान्यतः उत्तर पूर्व की ओर बहती है। बेतवा नदी सामान्यतः उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पूरब में यमुना नदी में मिल जाती है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। माता टीला परियोजना 1958 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। माता टीला परियोजना सिंचाई एवं पनबिजली परियोजना है। माता टीला सिंचाई परियोजना के लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। माता टीला सिंचाई परियोजना के लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। कोपेन के ई प्रकार की जलवायु भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु का अर्थ ध्रुवीय प्रकार की बर्फीली जलवायु से है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च IGIDR की स्थापना 1987 में हुई थी। IGIDR की जनक संस्था RBI को माना जाता है। IGIDR की जनक संस्था RBI को माना जाता है। RBI के अध्यक्ष ही IGIDR के अध्यक्ष होते हैं। दी गई वायुमंडलीय परतों में से बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम होता है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। कृत्रिम उपग्रह बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं।
वायुमंडल की इस परत में हाइड्रोजन हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इस परत विशेष शोध लेमन स्पिट्जर ने किया था। वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल है। पश्चिम घाट भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। भारत के 4 जैव विविधता स्थल या हॉट स्पॉट क्षेत्र है। भारत के 4 जैव विविधता स्थल या हॉट स्पॉट क्षेत्र है: हिमालयी क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 1985 में किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 1985 में किया था। भारत में पश्चिम घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया था। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। भारत की जैव विविधता के क्षेत्र के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है: हॉट स्पॉट, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में सही है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। सामान्य तौर पर रात के समय या सुबह होने से ठीक पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुव अर्थात दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न प्रकाश को ऑरोरा कहते हैं। ध्रुवों के पास ऑरोरा उत्पत्ति की वजह से इन्हें ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ऑरोरा की उत्पत्ति का भौतिक कारण निम्न है: मैग्नेटोस्फीयर में परिवर्तन के कारण सौर वायु ऊर्जा निकलती है और इस सौर वायु ऊर्जा की वजह से ओरोटल सबस्टार उत्पन्न होता है। मैग्नेटोस्फीयर में परिवर्तन से एक अलग प्रकार की प्लाजा तरंगें निकलती है जिन्हें कोरस तरंग भी कहा जाता है। इस तरंग से पृथ्वी के बाहरी वातावरण में इलेक्ट्रॉन की वर्षा होती है, जिसके कारण ध्रुवों पर कई रंगों के मिश्रण से रंगीन प्रकाश की उत्पत्ति होती है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। यह मानव हानि रहित बम था। उस समय केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर तीखी विवाद चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह ने कहा कि बहरा को सुनाने के लिए कभी कभी बम धमकाने की आवश्यकता होती है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया। भगत सिंह को युगांतर क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। युगांतर समाचार पत्र अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन से संबंध है। युगांतर समाचार पत्र बरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कोलकाता में निकाला गया। युगांतर समाचार पत्र बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में निकाला गया। वरिंद्र घोष ने भवानी मंदिर तथा वर्तमान युद्ध नीति की रचना की। मुक्ति कौन पंथे से पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को शास्त्र देने का अपील की गई थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा निकाला गया। 1909 ईस्वी में द तलवार समाचार पत्र वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन से निकाला गया। फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र वैंकूवर से तारकनाथ दास द्वारा निकाला गया। वैंकूवर से वंदे मातरम का प्रकाशन मैडम कामा ने की। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय 1572 में किया गया। उस समय गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, बीरबल महल, मरियम महल आदि भी महत्वपूर्ण है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ राणा कुंभ द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश संसद 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों को
स्वायत्तता दिया गया। 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रथम बार समवर्ती सूची भी जोड़ा गया। 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया। संघ सूची में 59 विषय है, राज्य सूची में 54 विषय है, समवर्ती सूची में 36 विषय है। संघ सूची में 59 विषय है, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय है। समवर्ती सूची पर भी राज्यों के कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच विवाद किसी विषय पर हो तो केंद्र को कानून को प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय परिषद एक्ट 1982 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना का तत्कालीन उद्देश्य मुसलमानों के अधिक से अधिक हित साधक के रूप में कार्य करना था। 1940 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुई। इस लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इस कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेज भारत को बांटो और भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत को बांटो और भारत छोड़ो। राजा राम मोहन राय के संबंध राजा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबिल किसको कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया, जब राजा राम मोहन राय ने उनका पेंशन पुनः चालू करवा दिया था। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जनक हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जनक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार पटेल ने केवल एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार पर प्रस्ताव पारित हुआ। कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार पर प्रस्ताव पारित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पूर्व 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ। 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1924 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। 1948 ईस्वी में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की। रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रधान पुजारी थे। कहा जाता है कि उन्हें काली माता प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि थी। 24 वर्ष की उम्र में अपने से बहुत छोटी लड़की से विवाह किए, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं दी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि थी। 24 वर्ष की उम्र में अपने से बहुत छोटी लड़की से विवाह किया, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं दिया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त विवेकानंद का बचपन का नाम था। विवेकानंद ने 1887 में वेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 1887 में वेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किए। वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किए। पुन्ना समझौता, पुन्ना पैक्ट का संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण था। पुन्ना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ। पुन्ना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ। इस समझौते द्वारा प्रांतीय विधानसभा में हरिजनों हेतु आरक्षित सीटों का बंटवारा 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधायिका में 11% के स्थान पर 18% दलितों के लिए सीट आरक्षित किया। पुन्ना पैक्ट ने दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की अंग्रेजों की नीति को ध्वस्त कर दिया।
अंग्रेजों पूना पैक्ट ने दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की अंग्रेजों की नीति को ध्वस्त कर दिया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा किया गया। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी राजनीतिक दल सत्ता में था। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार बनाने में सफलता अर्जित की। फरवरी 1946 ईस्वी में इटली ने भारत कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 ईस्वी में आया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिक्स थे। अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को देती है। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 262 के प्रयोग करते हुए कई नदी विवाद अधिकरण की गठन किया। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां से संबंधित उपबंध संबंधित हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य विवादों को समाप्त कर सहयोगात्मक वातावरण विकसित करना है। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। इस परिषद में गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्रियों भी सदस्य होते हैं। परिषद की एक अस्थायी समिति 1996 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस परिषद में गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्री के सदस्य होते हैं और इस परिषद की एक अस्थायी समिति 1996 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 से हुआ। गांधी जी वायसराय के साथ एक संक्षिप्त भेंट के पश्चात गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपनी योजनाएं सामने रखी। सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। इलाहाबाद में द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन सत्याग्रह के पूर्व उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह अधिक सफल नहीं रहा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था भारतीय नाजीवाद और साम्राज्यवादी शासन में किसी का समर्थन नहीं करता है और मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, नेतृत्व विहीन आंदोलन, भारत स्वतंत्रता का अंतिम आंदोलन, गांधीवादी हिंसक आंदोलन, जन आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, नेतृत्व विहीन आंदोलन, भारत स्वतंत्रता का अंतिम आंदोलन, गांधीवादी हिंसक आंदोलन, जन आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन आदि नामों से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए वर्ष 1928 में एक समिति का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। एम.एन. राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रवक्ता थे। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, तुलुव राजवंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय तुलु राजवंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहते थे। उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे।
कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद की रचना की थी। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। बाबर ने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को एक महान वीर शासक के रूप में वर्णित किया है। उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया। नेहरू के साथ अब्दुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान के बढ़ते प्रभाव आदि कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की 14 जुलाई 1942 के वर्धा बैठक में किया गया। अगस्त 1942 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक पंडित जे.एल. नेहरू ने पेश किया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा था। हड़प्पा नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मालसर के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। पिगॉट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। 0 अक्षांश एवं 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल कहा जाता है। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी, वर्षा आदि क्षोभ मंडल की विशेषता है। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी, वर्षा आदि क्षोभ मंडल की विशेषता है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह पर रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। आयन मंडल के कारण ही दूरसंचार क्रांति का विकास हो सका। आयन मंडल में ही ध्रुव ज्योति की घटना परिलक्षित होती है। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। इसमें मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। इसके कारण यह बहुत चिपचिपी होती है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। इस मिट्टी का उपयोग उन फसलों को उगाने के लिए किया जाता है जिन्हें उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान। भारत में काली मृदा का निर्माता ज्वालामुखी विस्फोटक से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। रेतीली मिट्टी में तरबूज एवं नारियल उगाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है।
भूमध्य रेखा देशों के संबंध भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। पृथ्वी को बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। पृथ्वी को बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोम से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा 3 महादेशों से गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका और एशिया महादेश से सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोम से होकर गुजरती है। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद 13 विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद राज्य विधानमंडल की उच्च सदन होती है। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज और नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति हो, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 और याचिका समिति में दोनों सदनों की समितियों के सदस्यों को मिलाकर कुल 25 सदस्य 15 और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, अर्थात इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। सदस्यों का चयन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति का गठन मॉन्टेगू चेमस्फोर्ड अधिनियम के तहत किया गया। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से और सदस्यों का चयन प्रतिवर्ष संसद द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1964 ईस्वी में वी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी उपक्रम समिति की पहली बार गठन किया गया। मूलतः इसमें 15 सदस्य थे। 1974 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 22 कर दी गई। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। इस समिति के सदस्यों का चयन प्रतिवर्ष समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। याचिका समिति विधेयकों पर सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं एवं आवेदनों को विचार करती है। दोनों सदनों मसलन लोकसभा एवं राज्यसभा की अलग अलग याचिका समिति होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति है। गुप्त कांग्रेस रेडियो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेता और समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर विभिन्न प्रकारों के राजनैतिक गतिविधियों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जारी रखा था। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के जंगल में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध गुप्त संगठन आजाद दस्ते की स्थापना किया था। इसी प्रकार सियाराम दल नामक गुप्त संगठन बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा बॉम्बे शहर के विभिन्न भागों से गुप्त रेडियो प्रसारण करते थे तथा उषा मेहता कांग्रेस के इस भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। गांधी जी ने इसी दौरान कहा था कि देश की बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। गांधी जी ने इसी दौरान कहा था कि मैं देश की बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। गांधी जी ने कहा कि मैं स्वतंत्रता से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। मैं स्वतंत्रता से कम किसी दूसरे वस्तु से संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। कांग्रेस रेडियो से राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता
अच्युत पटवर्धन और पुरुषोत्तम आदि जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी हिंसक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी हिंसक आंदोलन था। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सबसे ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से विटामिन सी का क्षय होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी खाना को ज़्यादा पकाने से तथा धोने से समाप्त हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहलाता है, इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल विटामिन ए दैनिक आवश्यकता है 3000 से 4000 आयु तक। आयु विटामिन B1 1 से 2 मिलीग्राम। विटामिन B2 1 से 1.5 मिलीग्राम। विटामिन B5 10 मिलीग्राम। B12 1.2 मिलीग्राम। फॉलिक अम्ल 5 मिलीग्राम। विटामिन सी 50 मिलीग्राम। विटामिन डी 400 से 800 आयु। कैंसर शब्द ग्रीक कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है केकड़ा। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन ऑन्कोजीन कहलाता है। ऑन्कोजीन, इसीलिए कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कुछ प्रमुख कैंसर: कार्सिनोमा त्वचा तथा आंतरिक अंगों का कैंसर, सार्कोमास अस्थि कैंसर, ल्यूकोमियस रक्त कैंसर। ल्यूकोमियस कार्सिनोमा त्वचा तथा आंतरिक अंगों का कैंसर को बोलते हैं हम कार्सिनोमा। सार्कोमास अस्थि कैंसर है। ल्यूकोमियस रक्त कैंसर है। WBC की संख्या में वृद्धि ल्यूकोमिया कहलाता है। RBC की संख्या में वृद्धि पॉलीसीथेमिया कहलाता है। RBC की संख्या में वृद्धि पॉलीसीथेमिया और WC की संख्या में वृद्धि ल्यूकेमिया कहलाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। पाश्चुरीकरण एवं हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज लुई पाश्चर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ ऑक्सीटोसिन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। मुख्य मादा जनन अंग अंडाशय है। ग्रैफियन पुटिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है। प्रोस्टेजोन हार्मोन स्राव कॉर्पस ल्यूटिमस द्वारा किया जाता है। इसे गर्म हार्मोन भी कहते हैं। जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में पेरिडर्म परिपक्वक उतारते हैं। पेरिडर्म का निर्माण फ्लोजन से होता है। द्वितीयक जाइलम को रस दारू या रस काष्ठ कहते हैं। रस दारू में सजीव पैरेंकाइमा कोशिकाएं होती है। रस दारू जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। जाइलम एवं फ्लोएम के माध्यम से गुजरती हुई सतह को संवहन कैम्बियम कहते हैं। यकृत में कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अधिकतम एंजाइम में Zn जिंक संघटक होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। थायमीन एवं बायोटीन के सल्फर आवश्यक होते हैं। किडनी में पत्थर बनने से मैग्नीशियम रोकता है। हड्डी में सबसे अधिक लवण पीत रस क्षारीय होता है। यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। यकृत में विटामिन ए, डी, लोहा एवं तांबा संचित रहता है। यकृत प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों को अमोनिया में विघटित करता है, जो बाद में यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है। मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है। पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मीठा पानी 2.5% की मात्रा में पाया जाता है। पूरे पृथ्वी पर 71% की पानी की मात्रा में पानी पाया जाता है। इस जल का 95.5% कठोर जल, 2.5% ही मीठा जल पाया जाता है। 2.5% ही मीठा जल पाया जाता है। जल की कठोरता मुख्य कारण Ca एवं Mg के लवण का घुला होना है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता आयन विनिमय विधि द्वारा दूर किया जाता है। द्रव में घर्षण को श्यानता कहा जाता है।
तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपने संपर्क सतहों के माध्य सापेक्षित गति का विरोध करती है उसे श्यानता कहते हैं। तरलों के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल श्यान बल कहलाते हैं। न्यूटन के अनुसार सतहों के मध्य लगने वाला श्यान बल सतहों के संपर्क क्षेत्रफल एवं सतहों की लंबवत दिशा में वेग प्रवणता का समानुपाती होता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार सभी पारदर्शी माध्यमों में जाती है।